हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अलग अलग, जैसे कोविड-19 से निपटने में जो लापरवाही उसकी आलोचना के बीच जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो मैप के थ्रू आपको बताएंगे क्या है वहाँ के हालात, क्यों इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहे हैं इंडिया और जापान के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता नवंबर में होने जा रही है, तय हो गया है। तो कौन कौन वार्ता करेंगे, क्या क्या बातें होने वाली है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस वक्त जब अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा ब्रिक्स के द्वारा जो स्थापित है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो उसमें 3 नए देश शामिल हो गए हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट बात है। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है, तो ये खुलासा हुआ है और इस किसने किया खुलासा और कैसे ये एक खतरा वहाँ मंडरा रहा है। अब फुटबॉल में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले खिलाड़ी कौन है, फोटोग्राफ से आप पहचान ही गए होंगे। लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु घोषित किया है और एक और पक्षी घोषित किया है, उसके बारे में बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड उसकी पहली महिला एमडी बनी है, तो कौन बन गई हैं, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। तो इन सब पे बात करेंगे काफ़ी डिटेल में, जैसा आप जानते हैं। तो शुरू करते हैं, और दोस्तों लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर कर देना तमाम दोस्तों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता नवंबर 2021 में कहाँ पर होगी। तय हो गया है, आंसर होगा इसका अमेरिका। अमेरिका में ये वार्ता होने जा रही है, इंडिया यूएस 2+2। इसकी घोषणा विदेश सचिव हैं भारतीय हर्षवर्धन श्रिंगला, तो उन्होंने ही की है। और ये अमेरिका में बैठक है और संभवतः ये अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, तो वहाँ पर ये आयोजित की जाएगी। इससे पहले ये भी संभव है, जो न्यूज़ सामने आ रही है, ये भी न्यूज़ आप देख रहे हैं कि इसी महीने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं जो बाइडेन से मिलने, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे। ओके, तो अब बात करते हैं 2+2 वार्ता। ये क्या होता है, 2 देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों बातचीत करते हैं 2+2 वार्ता के दौरान। और भारत जो है वो 2+2 वार्ता अलग अलग देशों के साथ भी कर रहा है, जैसे अमेरिका के साथ तो करता ही है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 वार्ता होती है। ठीक है, तो इसमें डिफेंस और सिक्योरिटी, इसके अलावा स्ट्रेटजिक मुद्दे, उन सब पर साझेदारी की समीक्षा की जाती है। तो अमेरिका के साथ ये चौथी यानी 4th 2+2 वार्ता है, डायलॉग कहें इसे। और पहली बार कब हुई थी ये बातचीत, तो 2018 में हुई थी। ओके, 2+2 वार्ता। और अभी आखिरी बार 2020 में कब हुई है, तो अक्टूबर 2020 में ये दिल्ली में आयोजित हुई थी। उस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। तो अब जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, उस सरकार में पहली बार 2+2 वार्ता होने जा रही है। और इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री यानी ब्लिंकन और वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं लॉर्ड ऑस्टिन, वो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मेज़बानी करेंगे। और ख़ास तौर पर तालिबान के कब्जे के बाद जो अफ़गानिस्तान की स्थिति है, और हम लोग देख रहे हैं लगातार कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी आपने देखा होगा कि पंजशीर जो एक जगह है, घाटी है, वहाँ पर तालिबान का कब्जा नहीं था, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वहाँ पर जाकर तालिबान के लिए हमला किया और वहाँ पर कब्जा कर लिया है। तो ये पाकिस्तान बहुत तेज़ी से वहाँ पर दखल दे रहा है, बहुत ज़्यादा। तो वो भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि इंडिया के लिए ख़तरा है अगर अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा आतंकवादियों को प्रश्रय मिलेगा अफ़गानिस्तान में, तो कश्मीर पर आतंकी हमले का खतरा है और देश में भी, भारत में भी आतंकी हमले का खतरा है। ओके, तो ये जो बाइडेन की सरकार में पहली बार 2+2 वार्ता होने जा रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। कोविड-19 से निपटने में लापरवाही को लेकर जो आलोचनाएं हुई हैं, उसको लेकर जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो उनका नाम क्या है, आंसर होगा योशिहिदे सुगा। ओके, ये नाम है इनका। सुगा के प्रधानमंत्री बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, हालांकि इस महीने 1 साल पूरा हो जाएगा, महीना ख़त्म होते ही। तो 3 सितंबर को उन्होंने इस्तीफे देने का ऐलान कर लिया है, इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। ओके, ये हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, एक बार मैप भी दिखा देते हैं कि वर्ल्ड में ये रहा भारत, और यहाँ से जब इस तरफ बढ़ेंगे
मैप घुमाते हैं, यहाँ पर ये है जापान, ये पूरा हिस्सा, ये जो ब्लिंक हो रहा है ये है जापान। तो वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पोजीशन है जापान का आपने देखा, ये इधर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इधर रशिया का कुछ हिस्सा है और इस तरफ चाइना है, ओके, ताइवान यहाँ पर। और ये हैं प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। तो उन पर कोविड-19 को कंट्रोल करने के तरीके पर लापरवाही बरतने का सवाल उठा, ये बात उठी और लगातार उनकी पॉपुलैरिटी घटती जा रही थी। पब्लिक नाराज़ थी कि कोरोना के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत सुस्त है। इसके साथ ही इस बार बात की भी आलोचना हुई कि कोविड-19 के दौर में ओलंपिक और पैरालंपिक जैसे इतने बड़े गेम्स का आयोजन हुआ और वहाँ पर पार्टी में काफ़ी दबाव था उन पर। पॉपुलैरिटी के बारे में अलग अलग तरह के सर्वे से पता चलता है। तो वहाँ पर अगर पार्टी बहुमत में रहती है तो उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है उस देश का, यानी जिस पार्टी की बहुमत आई। तो ऐसे में ये अभी पार्टी के भी चीफ हैं, एलडीपी, और प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। और इससे पहले शिंजो आबे वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जापान के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद इनको कमान मिली थी। तो अभी क्या है कि 29 सितंबर को पार्टी का इलेक्शन होना है, तो इन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं और 29 सितंबर के बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे, ठीक है। और एक और बात कि अगले ही वक्त में, यानी सितंबर चल रहा है और अक्टूबर में अगले महीने ही चुनाव है जापान में। वहाँ के जो लोअर सदन है, निचला सदन है संसद का, उसका वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट, DIET। तो वहाँ भी हमारे जैसा सिस्टम है, हालांकि वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, हेड ऑफ नेशंस होते हैं, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। हालांकि सम्राट के पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। तो इसी तरीके से वहाँ मतलब है। और संसद में अपर हाउस और लोअर हाउस है, जैसे यहाँ पर लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। तो ऐसे ही अपर हाउस वहाँ का 6 साल का होता है, लोअर हाउस जो होता है वो 4 साल का होता है। तो लोअर हाउस का चुनाव होने वाला है वहाँ पर। तो अभी पॉपुलैरिटी लगातार घट रही है, तो ऐसा लग रहा है पार्टी को कि वहाँ स्थिति खराब हो जाएगी, दूसरी पार्टी आ सकती है, पार्टी हार सकती है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। जापान की बात हो रही है, सम्राट कौन है? नारुहितो, ओके। और ये जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर 2600 साल से लगातार एक राजघराना शासन करता चला आ रहा है, 2600 साल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्रिक्स देशों द्वारा जो एक स्थापित बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम है उसका, NDB, तो उसमें 3 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से देश है इसमें से? इसका आंसर बताते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से अगस्त तक का टोटल करंट फंड्स अवेलेबल है। एक बार लेने पर उसका PDF दिसंबर तक अपडेट फ्री मिलता रहेगा, देख सकते हो। और बुक भी अमेजन पर बेस्ट सेलर के रूप में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन 3 नए देश शामिल हो गए हैं? तो इसका आंसर है UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। तो 3 देश जो हैं ये इसमें शामिल हो गए हैं। एक चीज़ आप कंफ्यूज मत होना कि ब्रिक्स में कोई शामिल हुआ है, ब्रिक्स में कोई देश शामिल हुआ है, केवल न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बन गए। ओके, आप समझ रहे हैं? देखिए ब्रिक्स जो है उसमें कौन कौन से देश हैं? 5 देश शामिल हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ओके, तो ब्रिक्स ने ही 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई थी, इसका लोगो है ये। तो नया अपडेट यही है कि इस बैंक के सदस्य में बढ़ोतरी की गई है, 3 और देशों को शामिल कर लिया गया। ठीक है, गौर करने वाली बात है कि ब्रिक्स के मेंबरशिप में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबरशिप में हुई है। तो NDB ने 2 सितंबर को ये ऐलान कर दिया, तो अब इतने मेंबर हो गए हैं NDB के, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, ये 3 नए आ गए और ये जो 5 हैं ये पहले से थे। ठीक है, तो अब इन तीनों को स्वीकार कर लिया गया। NDB के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस
ट्राइजो। तो उन्होंने कहा है कि नए सदस्य देश जो हैं उनको वहाँ के विकास, आर्थिक सहयोग में बढ़ावा देने के लिए एक मंच मिलेगा। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता था। मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई में है, चाइना में। ब्रिक्स टावर एक बिल्डिंग है, उसी में। और एनडीबी के पास 100 अरब डॉलर की पूंजी है। गठन के बाद से ही बैंक ने अपने सदस्य देशों को 30 अरब डॉलर की 80 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, यानी लोन दिया है। ओके, उद्देश्य यही है कि एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से अलग अलग देशों में वहाँ के राष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाओं का विकास किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये भी। राज्यसभा के नए महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा डॉक्टर PPK रामाचार्युलू। ओके, डॉक्टर PPK रामाचार्युलू। ये न्यूज़ है और ये है फोटोग्राफ। इन्हें बनाया गया है जनरल सेक्रेटरी। ओके, राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू पदेन होते हैं उपराष्ट्रपति सभापति। तो उन्होंने 31 अगस्त को इनको राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्ति दी है। और इससे पहले ये राज्यसभा में ही सचिव के पद पर कार्यरत थे। किसकी जगह ली इन्होंने? तो देश दीपक वर्मा का स्थान लिया। ठीक है, इनका क्या काम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है इनका। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार एक तो रामाचार्युलू जो हैं वो उच्च सदन के पहले ऐसे कर्मचारी हैं जो कि महासचिव के पद पर पहुँचे हैं। अब तक ये होता था कि लोकसभा से उठा के यहाँ ला दिया जाता था और महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता था। ओके, और आपको बता दूँ कि राज्यसभा का अपना एक सचिवालय होता है जिसकी अध्यक्षता महासचिव करते हैं। ओके, जनरल सेक्रेटरी करते हैं। और सदन में, राज्यसभा में कहाँ स्थान होता है? तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये जो बैठे हैं, ये तो हैं सभापति या उपसभापति। और यहाँ पर ये जो जगह है यही होता है महासचिव की जगह। इसमें ठीक नीचे ऊंची वाली जो कुर्सी होती है वो होते हैं महासचिव। ठीक है, एक अस्थाई अधिकारी के तौर पर होते हैं वो। और राज्यसभा में जो सदस्य हैं और जो सभापति हैं उनको कानून और प्रक्रिया के नियम के सलाह देना उनका काम है। बैठक के दौरान पटल पर बैठते हैं, सचिवालय के कामकाज के लिए जिम्मेदार होते हैं वो। तो राज्यसभा की बात हो रही है। अभी सभापति कौन है? M वेंकैया नायडू। और उपसभापति कौन है, यानी वाइस चेयरपर्सन? तो हरिवंश। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं BBC स्पोर्ट्स का। सबसे ज़्यादा कितने उन्होंने किए हैं? 111 गोल किए हैं। 1 सितंबर 2021 को पुर्तगाल के हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल बनाया। 36 ईयर के हैं और 118 मैचों में उन्होंने 111 गोल किए हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। क्वेश्चन हो सकता है आ जाए इस पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु और काली गर्दन वाले सारस यानी ब्लैक नेक्ड क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया है? आंसर होगा लद्दाख। ओके, देखिए जब जम्मू कश्मीर एक साथ था, राज्य था, तब हिम तेंदुआ वहाँ का पूरे राज्य का राजकीय पशु हुआ करता था। लेकिन जब अलग हो गया तो लद्दाख ने अपना राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया। ठीक है, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। पहले जान लेते हैं, ये है क्रेन, ब्लैक नेक यानी काला होता है इतना गर्दन, इसका गला, तो इस वजह से इसको कहते हैं ब्लैक नेक क्रेन। और ये तिब्बत के पठार, भारत के ऊपरी हिस्से, भूटान, इन सब इलाकों में पाया जाता है ज़्यादातर। और भारत की बात करेंगे तो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो केवल लद्दाख के क्षेत्रों में ही पाया जाता है और लुप्त प्राय प्रजाति के तौर पर इसको देखा जाता है, क्योंकि इसकी संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। और ये है हिम तेंदुआ। ओके,
और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा यूनिया है इसका नाम। और बहुत संख्या आबादी कम है, लगातार कम होती जा रही है। माना जाता है कि दुनिया भर में 10,000 ही आबादी है। भारत सहित, इंडिया सहित 12 देशों में ये पाया जाता है, जैसे चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, इन सब देशों में। और भारत में अगर बात करें तो हिमालयी क्षेत्र जो है वहाँ पर हिम तेंदुआ ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्य में, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, तो लद्दाख की बात हो रही है, वहाँ के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL की पहली महिला प्रबंध निदेशक कौन है? आंसर होगा वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला ने ज्वाइन किया अभी, फर्स्ट वो वुमेन CMD हैं। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों पद उनको मिल गया है। ठीक है, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष दोनों का काम मिल गया उनको। 55 साल की हैं, पहली महिला प्रमुख हैं। और जब भी पहली अगर बात होती है किसी चीज़ में, पहला व्यक्ति या पहली महिला, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो 1 सितंबर को उन्होंने चार्ज ले लिया है। ये फोटोग्राफ उनका, कार्यकाल उनका फरवरी 2026 तक होगा, मतलब अगले कई साल उनका कार्यकाल है। उन्होंने IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 1988 में वो इस कंपनी से जुड़ गई थी, ओके, EIL से। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। और ये केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी है। इसका स्वामित्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। काम क्या है? तो औद्योगिक परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग और इससे संबंधित तकनीकी सर्विसेज प्रदान करना। जैसे कहीं पर पेट्रोलियम रिफाइनरी लग रही है तो उसके लिए इंजीनियरिंग सर्विस कैसे लगे, पाइपलाइन अगर कहीं स्थापित हो रहा है तो उसके लगाने का काम, गैस की खोज हो रही है, ऑयल की खोज रही है तो उसका काम। तो ये सब इम्पॉर्टेंट जो मदद है तकनीकी, ये करती है कंपनी। और पूरी दुनिया में ये कंपनी है, कई जगहों पे इसका ऑफिसेस है, इंग्लैंड, इटली, मलेशिया, UAE सहित कई देशों में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL, उसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा अतुल भट्ट। ओके, अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया है। पहले ये मेकॉन में CMD थे, तो अब इसमें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में CMD हो गए हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम, उसको विजाग भी कहते हैं, विजाग स्टील इस नाम से पॉपुलर है। स्थापना कब हुई थी? तो 18 फरवरी 1982 को। मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और ये केंद्र सरकार की कंपनी है, विजाग स्टील भी कहा जाता है। और ये रणनीतिक विनिवेश वाली जो PSU की लिस्ट है उसमें भी शामिल है, मतलब सरकार इसको बेचने का तय कर चुकी है। कभी भी इसको बेचा जा सकता है, विनिवेश किया जा सकता है, डिस इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन, इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद, उनकी 125वीं जयंती पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 125 रुपये। अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशल इवेंट पर जब स्मारक सिक्के जारी होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये 1 सितंबर को ये विशेष सिक्का जारी किया है। इस्कॉन, उसके चीफ थे, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, प्रभुपाद। तो इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन को हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। स्वामी प्रभुपाद, इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में, और इनका भजन था हरे रामा हरे कृष्णा। तो ये भारत में तो लोग गुनगुनाते ही हैं और विदेशों में भी इससे, इसके जो धुन है इस पर भक्ति भाव से पूर्ण हो जाते हैं कृष्ण को लेकर, भगवान कृष्ण को लेकर। भगवान कृष्ण के संदेशों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए इस्कॉन की इन्होंने स्थापना की थी। और स्मारक सिक्का आप देख रहे हैं, ये स्मारक सिक्का ये जारी हुआ है, ये जो आप देख रहे हो, ओके, 125 रुपये का। स्मारक सिक्का क्या होता है? तो ये किसी
विशेष व्यक्ति या घटना उसके याद में जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। पहला जो स्मारक सिक्का है वो जारी हुआ था 1964 में, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में ये जारी किया गया था। उसके बाद से लगातार अलग अलग वक्त में प्राइम मिनिस्टर अलग अलग व्यक्ति के याद में या अलग अलग समारोह में इस तरह की चीज़ों पर सिक्के जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय सेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैप्ड 2021 में हिस्सा लिया तो किस देश में आयोजित किया गया? आंसर होगा इसका रूस। रशिया में इसका आयोजन किया गया है। 200 आर्मी पर्सन्स उन्होंने ये हिस्सा लिया है। 3 सितंबर को शुरू हो चुका है, 16 सितंबर तक ये चलेगा। रूस में नियाजी एक जगह है, यूक्रेन जो देश है उसके बॉर्डर के पास, यूक्रेन के पास, तो वहीं पर आयोजित किया गया। इसमें चीन और पाकिस्तान पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेगा। बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं इसके आयोजन में। ओके, और आपको बता दूं कि ये आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित रहेगा। भारत का जो नगा बटालियन समूह है उसने इसमें हिस्सा लिया है। किन किन देशों ने हिस्सा लिया इसमें भाग लिया है? तो रूस, भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, सर्बिया, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, नेपाल, कजाकिस्तान, इन सब देशों ने उसमें हिस्सेदारी की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर कितना मध्य प्रदेश में जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसकी तरफ से 2 सितंबर को ये आदेश जारी किया गया। हालांकि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर वहाँ के एमपी हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है तो उन पर आरक्षण लागू नहीं होगा, जैसे पीजी नीट, पीएससी और मेडिकल अधिकारी परीक्षा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा पर भी रोक रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद बाकी जितने भी भर्तियां हैं उनमें आरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर कार्यक्रम को फिर से शुरू किया है। तो खुलासा किस संगठन ने किया? कौन सा संगठन है ये? आंसर होगा IAEA। फुल फॉर्म क्या है इसका? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी है। मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। वहीं से पूरी दुनिया पर नज़र रखा जाता है। तो किस जगह पर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ है? तो नॉर्थ कोरिया के यांगव्यांग नाम के जगह है, उसकी राजधानी से यानी प्योंगयांग से कुछ ही दूरी पर है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, 5 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो कई गुना इसमें वृद्धि की गई है। तो ये एक खतरा देखने को मिल रहा है। IAEA ने इसके बारे में खुलासा किया है। तो एक बार पहले मैप में देख लेते हैं, जो नॉर्थ कोरिया है वो ये तो रहा भारत वर्ल्ड मैप में, और यहाँ से जब इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर अभी ये रहा नॉर्थ कोरिया। इसके इस तरफ है साउथ कोरिया, इधर है चाइना, ये रहा जापान। ओके, और फिर नीचे इधर बाकी देश है। ओके, और इसके जो कि तानाशाह कर दीजिए या सुप्रीम लीडर कर दीजिए, ये है ओके किम जोंग उन। तो ये जो रिएक्टर है वो जो पता चला है वो प्लूटोनियम का उत्पादन करता है, और ये प्लूटोनियम जो है वो एटॉमिक बम बनाने के लिए जो उपयोग में 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उनमें से ये एक है। मतलब कि इसकी मदद से नॉर्थ कोरिया अपना एटॉमिक जो हथियार है उसकी संख्या बढ़ा सकता है। तो IAEA को इस रिएक्टर प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला? देखिए, दरअसल IAEA जो है वो दुनिया भर में इंस्पेक्शन करता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखता है, और ये नॉर्थ कोरिया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में IAEA को एक्सेस नहीं है, वहाँ जा नहीं सकता है। तो ये जो संगठन है IAEA, ये सैटेलाइट इमेज और ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन का उपयोग करता है। तो उसी ने नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर एक्टिविटी का पता लगाया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि इस देश में कितना प्लूटोनियम या ये यूरेनियम जो है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा कितना किया गया है। ठीक है, इतना बवाल क्यों मचा हुआ है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर? तो पिछले कुछ महीनों में नॉर्थ कोरिया ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपनी शत्रुतापूर्ण नीति को वापस नहीं लेता है तो वह न्यूक्लियर प्रोग्राम का और ज़्यादा विस्तार करेगा। मतलब कि अमेरिका को धमकी दे रहा है।
ओके, दरअसल हुआ ये था, इससे पहले 2018 की बात है जब साउथ कोरिया ने ये खुलासा किया था कि नॉर्थ कोरिया के पास 20 से 60 एटॉमिक वेपन्स हैं। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बगल में है, तो साउथ कोरिया ने ये आरोप लगाया था। बाद में ये बात सामने आई कि हाँ उसके पास इतने हैं। तो चूँकि नॉर्थ कोरिया का जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन, उसको तानाशाह भी माना जाता है, कोई लोकतंत्र है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह नहीं करता है, इसलिए उसके हाथ में परमाणु हथियार का मतलब होता है खतरा। तो आखिरी बार आपको पता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में, और उस वक्त अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए थे और तब तबाही मच गए थे। और ये तबाही देखकर ही इसके बाद किसी भी देश ने दूसरे देश पर युद्ध के दौरान अभी तक प्रयोग नहीं किया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, तो उसको लेकर खतरा बना हुआ है दुनिया भर के देशों में। और तो किस देश को सबसे ज़्यादा खतरा है, तो ख़ास तौर पे साउथ कोरिया जो है उसके पड़ोसी, उसकी चिंता काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया, तो इन दोनों के बीच में तनाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इधर है इंडिया, ठीक है। हालांकि 2019 की बात है जब ट्रंप मिले थे, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उन्होंने मुलाकात की थी किम जोंग उन से, बातचीत भी हुई थी। तो किम जोंग ने ये कहा था कि उस पर जो तमाम जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सब खत्म कर दिए जाए, तब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा। लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया था, कुछ राहत दी थी। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि ठीक है हम कम करें न्यूक्लियर प्रोग्राम को। लेकिन अब राष्ट्रपति बदलने के बाद ये देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ कोरिया वहाँ पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। वजह क्या है इसकी? ये बताया जा रहा है कि वो दुनिया के देशों पर दबाव डालना चाहता है, ख़ासतौर पर यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका पर। जानकारों का मानना है कि कोरोना महामारी की वजह से नॉर्थ कोरिया, दुनिया भर की हालत ख़राब हुई, नॉर्थ कोरिया की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन। तो वो चाहता है कि ये सैंक्शंस जो हैं वो हटाए जाएं। और अब तालिबान से अमेरिका निकला है वहाँ, तो अपना एक दम दिखाना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यानी 2022 की जो रैंकिंग है, अभी 2021 है लेकिन ये 2022 नाम दिए गए हैं रैंकिंग में, तो कौन सा संस्थान नंबर 1 रहा दुनिया भर में? आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया था, जिसे एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मार्केट में उतारा। और एस्ट्राजेनेका ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बनाने का लाइसेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड जो है वो लगातार 6ठे साल टॉप पर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। ओके, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, THE, दी कहते हैं उसे शॉर्ट में। दुनिया के 5 टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन है इसमें? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम, वो नंबर 1 है। सेकंड पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है। थर्ड पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है। फोर्थ पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी अमेरिका में है। और पांचवा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। भारत के यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है? तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो टॉप 200 है, उसके बाद की रैंकिंग के बारे में वो जानकारी नहीं देता है, बल्कि एक क्लास या स्लॉट बना देता है। तो टॉप 1000 जो यूनिवर्सिटी है उसमें 35 भारतीय संस्थान है, ठीक है। और इस रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है वो इंडिया का बेस्ट बताया गया है। IISc की स्थिति 301 से 350 रैंक के बीच में है। IIT रोपर उसका स्थान 351 से 400 के बीच में है। और IIT इंदौर उसका स्थान है 401 से 450 के बीच में, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 7 जो इंडियन IIT हैं, कौन कौन से? बम्बई, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी, मद्रास, रुड़की और खड़गपुर, इन्होंने इसका बायकॉट किया है इस रैंकिंग का। इन सब IIT का ये कहना है कि
ये जो टाइम्स रैंकिंग है इसमें ट्रांसपेरेंसी की गड़बड़ी है, कमी है, और ख़ास तौर पर रिसर्च को लेकर जो स्कोरिंग होती है उसमें गड़बड़ी की जाती है। तो इनका कहना है कि जो प्रतिष्ठित QS रैंकिंग है हम उसमें हिस्सा लेते हैं, हम टाइम्स में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले टाइम्स अपनी जो गणना है यानी कैलकुलेशन की जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट करे। कौन कौन से IIT ने बाइकआउट किया है तो ये भी ध्यान रखने की बात है, हो सकता है पूछा जाए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा 5 सितंबर। क्यों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एक दार्शनिक थे, विद्वान थे और भारत रत्न विजेता थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। 1962 से 1967 तक वो प्रेसिडेंट रहे थे भारत के, और पहले उपराष्ट्रपति थे वो भारत के। अगर पूछा जाए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो यही थे, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1962 तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे भारत के, ठीक है। और इस दिन शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार अनाउंस करता है, और इस बार 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 शिक्षकों को, टीचर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर किस जगह पर साइंस सिटी की स्थापना का ऐलान किया है? आंसर होगा पुणे। ओके, पुणे में ये स्थापित किया जा रहा है। अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई है। संस्थान का नाम क्या होगा? भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। ये शहर जैसा बना होगा, पुणे शहर के बगल में ही, यानी पुणे ज़िले में ही, तो वहीं पर साइंस से रिलेटेड पूरी एक शहर बसाया जा रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और राजधानी क्या? मुंबई। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। तो दोस्तों और भी कई क्वेश्चन हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। खासतौर पर पैरालंपिक्स गेम्स है, उस पर स्पेशल वीडियो आ रहा है कल, यानी 7 सितंबर को, देखना मत भूलना।